आज तो सरकार नमस्कार साथियों, मैं लोकनाथ वर्मा। नमस्कार साथियों, मैं विपिन भारती। आज की चर्चा हम लोगों की ऑल इंडिया बेस पर भारत सरकार की जो नीति चल रही है, जो हम पूरे भारतीय इस पर कंफ्यूजन में हैं कि भारत सरकार की जो घोषणाएं हैं, जो नीतियां हैं, भारत सरकार से मतलब क्या है? मतलब ये मैं प्रॉपर पार्टी की बात कर रहा था। और भारत सरकार इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के हैं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये भारत सरकार का मतलब ये है कि मैं भाजपा से समझूं। भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, तो सेंट्रल भाजपा से ही समझ भाजपा है ना। तो हम ठीक है, भाजपा से समझ रहे हैं। भाजपा जो हमारी कर रही है तो उसके बारे में थोड़ा डेवलपमेंट के स्तर पे तो ठीक है, लेकिन दूसरे तरफ हम जहाँ तक शोषित वर्गों के लिए गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है, जैसे बहुत सी सारी समाज में ये चर्चा आ रही है कि भारत सरकार जो है संविधान को खत्म करने जा रही है। संविधान के प्रति जो है बहुत सारी नीतियाँ ऐसी ला रही है कि बहुत सारे भारतीय संविधान की धाराएं खत्म करने की तरफ कदम उठा रही है, ऐसा विपक्ष का आलोचना है। तो इस संबंध में मैं चाहूँगा कि भारत सरकार जो है पिछड़े, अनुसूचित, शोषित, अनुसूचित जनजाति के प्रति क्या ऐसी अपनी योजनाएं ला रही है जिससे वो आगे बढ़े और समाज में समानता आए। ये भारत सरकार जो बीजेपी की सरकार है, इस पर कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही है जिसके वजह से बैकवर्ड, अनुसूचित जनजाति में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि आने वाले समय में सरकार का ये कदम कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में एक खाई बना दे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि जैसे बता रहे हैं कि भाई संविधान में अभी चेंज किया गया है, संविधान को डिजिटल रूप दिया जा रहा है। संविधान जो पुराना वाला था उसमें से कुछ चीज़ें थी जो धाराएं चेंज कर दी गई हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आरक्षण को ख़त्म किया जा सकता है? इस पर ऐसे क्या ख़त्म करना ठीक है? ऐसे अभी सरकार का कोई भाषण तो हुआ नहीं, कोई ऐसी बातें तो आई नहीं सामने कि हम जो है आरक्षण खत्म करेंगे। लेकिन विपक्ष क्यों पैनिक हो रहा है? अब विपक्ष पैनिक हो रहा है, जनता पैनिक हो रही है, तो सरकार जनता को कैसे संतुष्ट करेंगी? उस समक्ष में अपना अनाउंसमेंट करें, अपना वक्तव्य रखें, जिससे आम गरीब लोग, पिछड़े लोग, अनुसूचित जनजाति लोग को एक विश्वास जगे। ये भारत सरकार को इस तरह की समाज में अपनी खुलेआम बातों को रखनी चाहिए। अगर सरकार ये सोचती है कि जनता को हम जो है भ्रम में डाल करके और इस तरह का कोई कदम उठा करके आगे जाकर हम संविधान पर चोट पहुंचाएंगे, तो आज के डेट में जनता जागरूक हो गई है। मैंने देखा है कि कई जगह बाबा साहब की जो पहले तस्वीर हुआ करती थी वो पूरे के पूरे खड़े रूप में थी और उसमें उन्होंने एक किताब ले रखी थी और ऐसे इस तरीके से वो इशारा कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में देखता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट में जितना भी ज़्यादातर मैंने देखा है कि उस फोटो को, जो उसकी जो तस्वीर थी उसको बीच में से काट दिया गया यहाँ से और एक बूथ बना के रख दिया गया। उसके हाथ में ना तो इस समय किताब है, ना वो इस तरीके से इशारा कर रहे हैं। तो ये क्या कारण है? बाबा साहब के साथ इस तरीके से भेदभाव क्यों किया जा रहा है? और जगह जगह जो है उनके जो
उस तरीके की जो किताब में मतलब तस्वीरें लगनी चाहिए या उनकी मोनूमेंट लगने चाहिए, वो उस तरीके से मोनूमेंट भी कहीं नहीं लग रहे हैं। यहाँ तक कि संविधान में भी छेड़छाड़ चल रहा है। तो आने वाले टाइम पे कहीं ऐसा ना हो कि संविधान में चेंज करके अनुसूचित जाति और जनजाति के को फिर दोबारा से जातियों में विभक्त कर दिया जाए, क्योंकि जातीय जनगणना चल रही है इस समय। पहले कांग्रेस के राज में था कि भाई चलो कि भाई जाति प्रथा छोड़ो, ठीक है, जाति प्रथा छोड़ दी गई। और हम ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारा जो संगठन चल रहा है आरएसएस, बहुत अच्छा संगठन है जो जातीय भेदभाव में विश्वास नहीं रखता और हम उसके साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा गवर्नमेंट ये जातीय भेदभाव के कारण दोबारा से जो है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरक्षण को बंद कर रहा है। तो आपका क्या राय है, क्योंकि कहीं ना कहीं दबे कुचले लोगों के लिए क्या कानून बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। क्योंकि देखो जितने भी विद्यालय थे जो गरीब इलाकों में थे वो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो विद्यालय गरीब इलाके में थे तो वहां पे बड़े विद्यालय क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? वहां पे विद्यालय बंद कर दिए जा रहे हैं लेकिन बड़े विद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं। जहां तोड़ा जा रहा है विद्यालय, मतलब जहां पे विद्यालय नहीं खुल रहे हैं तो खत्म किए जा रहे हैं, तो वहां पे नया विद्यालय क्यों नहीं बन रहा है? शिक्षा नीति पे भी बताइए। जैसे कि विपिन भारती जी इस बात से आशंकित है कि प्रधानमंत्री जी अपने मुखार बिंदुओं द्वारा ये स्पष्ट करे कि आरक्षण पर उनका वक्तव्य क्या है, इनकी सोच क्या है। नहीं, बाबा साहब ने जो संविधान की रचना की, उस संविधान पर प्रधानमंत्री जी का मत क्या है? जो फोटो से खिलवाड़ किया जा रहा है, आखिर क्यों किया जा रहा है? एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान का हम पालन करेंगे, गीता का कसम खाते हैं, और दूसरे तरफ इन्हीं की सरकार के मंत्री और नेता बाबा साहब पर इस तरह का फोटो से खिलवाड़ करना, आरक्षण के संबंध में इस तरह का अपवाद फैला रहे हैं, जिसमें समाज में एक शंकाएं पनप रही है। और यह शंका आने वाले समय में अगर बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना क्लियरिटी नहीं दिया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा। और आज के डेट में हर दुबे कुचले लोग, कभी ये देखा था कि बाबा साहब की कोई भी जो तस्वीर हुआ करती थी वो यहाँ से कटी हुई नजर आती थी आपको भूत की तरह। हमेशा बाबा साहब की तस्वीर हमेशा खड़े हुए थी और इस तरीके से एक उंगली थी उनकी, इस तरीके से उंगली करते थे और एक उनके हाथ में संविधान हुआ करता था। लेकिन आज वो मूर्ति खत्म होती जा रही है। मैं उस बात पे भी कहना चाहता हूँ कि आज उस मूर्ति को खत्म किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक भूत बना के रख दिया गया है। कई जगह पे इनके जो बीजेपी के सांसद हो गए, बीजेपी के मंत्री हो गए, बीजेपी के पार्षद हो गए, कहीं भी अगर कोई इनावरण होता है, कुछ बाबा साहब की तस्वीर का भी कहीं पर जिक्र होता है, तो वहाँ पर क्या है कि एक हाफ जो है मूर्ति रख दी जाती है। तो उसके बारे में जानना चाहूँगा कि इस तरीके से भेदभाव क्यों हो रहा है उनके साथ में। तो मैं भारत सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो गरीब, शोषित, अनुसूचित जनजाति के मन में बाबा साहब के प्रति जो सरकार की घृणा और देश भावना सामने आ रहा है, इससे दिल पर ठेस पहुंच रहा है। इसके प्रति सरकार जो है अपने रवैये को बदले
और जो भी नेता और मंत्री हैं उनको एक दायरे में रह करके और बाबा साहब का जो भी मान सम्मान है उस पर आंच ना आए, इस क्षेत्र में भी अपना कदम उठाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। अगर इस गलती को सुधारा नहीं गया, एक तबके के वर्ग के लोग को इस तरह से अपमानित किया गया जो बाबा साहब को भगवान मानते हैं, तो आने वाले समय एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। और सरकारें हमेशा रहती नहीं है, आज सरकारें हैं, कल जा सकती है अगर अपने गलतियों को हम सुधार नहीं करेंगे तो समाज के अंदर जो एक विचारधारा उत्पन्न हो रहा है कि गरीब, शोषितों, अनुसूचित जनजातियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इस पर भी सरकार जो है ध्यान दे। जयप्रकाश नारायण जी की जो जनता पार्टी थी 1975 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी और जयप्रकाश नारायण ने जो जेपी आंदोलन स्टार्ट किया था, उस समय हमारे मोदी जी आरएसएस में थे, आपके अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो थे जनसंघ में थे, हमारे जो मुलायम सिंह यादव जी थे इसी पार्टी में थे, जनता पार्टी में थे, लालू प्रसाद यादव भी जनता पार्टी में थे, कर्पूरी ठाकुर थे, सुब्रमण्यम स्वामी थे, जयप्रकाश नारायण जी तो थे ही, काशी राम जी थे और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने अपने दल इसमें संगठित कर दिए थे जनता पार्टी के अंदर। लेकिन जनता पार्टी को जब इसको बंद कर दिया गया 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा, क्योंकि इंदिरा गांधी हड़पना चाहती थी इस जनता पार्टी को, उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने जब जयप्रकाश नारायण जी ने उनको ये पार्टी का नहीं दिया, क्योंकि इसमें मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री बने थे, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, तो ये एक पार्टी थी, एक बहुत बड़ी पार्टी थी, पार्टियों का संगठन था जो कि कांग्रेस के खिलाफ था। तो कांग्रेस, जब तक कांग्रेस थी, हाँ मैं मानता हूँ पहले की कांग्रेस बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से कांग्रेस आई यानी कि इंदिरा कांग्रेस आई सब कुछ जाई। कुल मिला के ये कि कांग्रेस ने, जो कांग्रेस आई थी, उन्होंने आरएसएस के लोगों के साथ, आरएसएस के साथ, बजरंग दल के साथ, विश्व हिंदू परिषद के साथ, इतनी सारी गऊ आंदोलन हुआ था, उस पर उन्होंने गोलियां चलवाई संसद भवन के सामने, ठीक है। और जब जनता पार्टी के लोगों को इन्होंने जो है जेलों में ठूस दिया था और इस जनता पार्टी को 25 साल के लिए, कितने साल के लिए बंद कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद जब ये जनता पार्टी बंद हो गई तो उस समय उसका फायदा उठा के बीजेपी सरकार ने एक नया संगठन तैयार कर लिया भारतीय जनता पार्टी का। कैसे तैयार कर लिया? इन्होंने देश में विघटन फैलाने का काम किया। जैसे एक दही का मटका था, उसमें इन्होंने मथनी का काम किया। मथनी चलाने के बाद उसमें से जो मक्खन निकला, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के रूप में इन्होंने एक पार्टी तैयार कर ली, जिसको हम बीजेपी कह रहे हैं आज। बीजेपी, उन्होंने अच्छे अच्छे पदों पे उन लोगों को सुशोभित कर दिया। अब बचे बेचारे ओबीसी में जो थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, लालू प्रसाद यादव जी थे, उन्होंने भी लाठियां खाई थी जनता पार्टी के टाइम पे, तो उन्होंने अपना जनता दल बना लिया। लालू प्रसाद यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बना लिया। अब बाद में दलित और महादलित बचे, तो काशी राम जी और जगजीवन राम जी और अपने जो है मायावती जी तो खैर बाद में आई हैं, तो काशी राम जी ने अपनी बसपा बना ली थी, राइट सर। अब आप मुझे बताइए कि एक परिवार का विखंडन करने में बीजेपी का तो बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने इस पार्टी का विखंडन कर दिया। कांग्रेस तो इसको तोड़ना ही चाहती थी दही के मटके को, लेकिन बीजेपी ने उसमें सहयोग किया। उन्होंने इस पार्टी में फूट डालने का काम किया, जाति प्रथा को फैलाने का काम किया। कुल मिला के SC ST को, ओबीसी को और दलित को, सबको अलग कर दिया। आज एक दूसरी पार्टी लड़ रही है, जैसे समाजवादी बीजेपी से लड़ रही है। मैं लोकनाथ वर्मा
आज की वर्तमान राजनीति के सापेक्ष में आज की हम वार्ता करने जा रहे हैं। जो वर्तमान की सरकार है, इससे पूर्व की सरकारें जो रही हैं उसमें क्या और कितना अंतर है। खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं तब से उससे पहले और अब में क्या बदलाव है, इस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 2014 से पहले जो इस देश की स्थिति थी, सिचुएशन था, वो और अभी वर्तमान में जो चल रहा है, इसमें जहाँ तक हम डिफरेंस देख रहे हैं, जो चाहे मतदान करने का तरीका हो बैलेट पेपर से होता था, और आज बहुत सी राजनीतिक पार्टियां इस तरह की कीचड़ उछालना शुरू कर दिए हैं कि अभी जो है वोट चोरी हो रही है। लेकिन जहाँ तक हमारा आकलन है कि इससे ज़्यादा पहले बैलेट पेपर में चोरी होती थी, बूथ कैप्चरिंग होता था, बहुत सारी समस्याएं होती थी, डरा धमका करके वोट देने नहीं दिया जाता था। अब उसके अगर तुलना में हम कंपेयर करें तो बहुत ही सुधार हुआ है। और ये मैं नहीं कहूँगा कि 100% सुधार हुआ है, 100% नहीं हुआ है, इस पर और सुधार की ज़रूरत है, लेकिन सुधार हो रहा है और इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। अब 2014 से जो विकास की गति थी और 2014 के बाद की विकास की गति है, हम हर एंगल से देखें, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे सामाजिक परिवेश हो, शिक्षा की दृष्टि से हो। शिक्षा में तो कोई खास डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं आई हैं जो गरीबों के लिए लाभप्रद है, वो चाहे मेडिकल के सेंटर में हो तरह तरह की सुविधाएं, चाहे सामान्य जन के खाते में आसानी से जो गवर्नमेंट की सुविधाएं आती हैं, पैसा है, जो भी इकोनॉमिकल हेल्प आता है, वो आसानी से उनके खाते में चला जाता है। 2014 से पहले जो भी सरकार सुविधाएं या पैसा गरीबों के लिए देती थी, 60% ऊपर अफसर और एम्प्लॉय ही खा जाते थे, मात्र 40% मिल पाता था, वो भी उसके लिए बहुत दौड़ना पड़ता था। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सुधार हुआ है कि गवर्नमेंट चाहे 10 रुपया ही 100 रुपया ही डाल रही है, डायरेक्ट वो एक गरीब व्यक्ति के खाते में पहुंच रहा है और उतनी परेशानियों की मतलब झेलना नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसमें भी अभी सुधार की ज़रूरत है, कुछ त्रुटियां हैं। मैं 100% किसी भी चीज़ पर सिक्योर नहीं हूँ, इसमें भी कुछ हैं जो सामान्य जन परेशान है। एक वास्तविक व्यक्ति के पास वास्तविक हेल्प मिलने में भी प्रॉब्लम है। पहले तो जहाँ 80% अमीर लोगों को ही सुविधाएं मिलती थी और गरीबों के नाम पर आज उसमें 40% कम हो गया है। चाहे वो अनुसूचित जात के लिए सुअर पालन योजना हो, मछुआरों के लिए मछली पालन योजना हो, वो कम पढ़े लिखे थे, उनके पास पूंजी नहीं था, उनके नाम पर मैं देखा करता था जो अमीर हैं, फॉरवर्ड वर्ग के लोग हैं, उनके नाम पर सुअर पालन का पैसा उठवा लेते थे और उन्हीं से वो काम करवाते थे और लाभ जो है स्वयं लेते थे। लेकिन आज जो है वो ख़त्म हो गया है, डिजिटल ज़माना हो गया है। 2014 के बाद मोदी जी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया, जो डिजिटल किया और आधार से लिंक किए, उससे इकोनॉमिकल जो भी समस्याएं हैं लोगों के, वो इम्प्रूव हो रहा है।
वो पता चल जा रहा है कि कौन आदमी अमीर है, कौन आदमी गरीब है। इसमें भी कुछ परसेंट अभी त्रुटियां हैं। पहले बहुत लोग 60 साल के उम्र के नहीं होते थे, आधार कार्ड पर एडिट करके पेंशन लेना शुरू कर देते थे, वो भी एक गलत था। आज वो एडिट नहीं करेंगे, पारदर्शी हो गया, मोदी जी का देन है, डिजिटल है, वो एडिट करके लोग गलत उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के डिजिटल होने से बहुत सारी सुविधाएं आई हैं। बहुत सारे जो है डिजिटल होने के बाद जो सुविधाएं मिली हैं, जैसे टैक्स हो गया, डायरेक्ट जमा करना पड़ता था, चाहे आरटीओ का हो, बैंक में कैश का लेन देन ले जाना आना, उसमें रिस्क भरा जीवन था, बहुत सारे मर्डर होते थे पैसे के प्रलोभ में। और डिजिटल हो गया, उससे बहुत सुगमता आ गई। तो ये एक डेवलपमेंट का कदम है, तो इसको मैं सराहना करता हूँ, लेकिन इसमें सुधार की ज़रूरत है। क्या सुधार की जरूरत है? अभी इसमें सुधार की ज़रूरत है कि जो भी डिजिटल हमारी आवश्यकताएं हुई है, इसमें पूर्ण रूप से अभी ज़मीनी हकीकत पर वो सही पहुंच नहीं पा रहा है। 2500 रुपये देने का वादा किया था। अब हमारे भाई साहब हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आने के पहले जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था कि 2500 रुपया महीना दिल्ली की प्रत्येक महिलाओं को हम देंगे अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो ये माइनस पॉइंट है। 500 रुपये का सिलेंडर करने के लिए एक बोला भारत था के प्रधानमंत्री खुलेआम मंच से जब इस तरह की भाषण देते हैं कि 8 तारीख से महिलाओं के खाते में आना शुरू हो जाएगा, और इस अनाउंसमेंट के बाद सालों बीत जाता है और उस पर कोई पारदर्शिता नहीं आती है, तो लोगों के मन में गुमराहट तो होती है। एक प्रधानमंत्री का ये लफ्ज है, और सरकार अगर ये समझती है कि हमने बोल दिया तो पहले वाला ज़माना नहीं रहा। अब एक एक शब्द, आज डिजिटल ज़माना हो गया, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, गूगल के माध्यम से हर एक व्यक्ति जो है जागरूक होता जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जितने बड़े नेता हैं, कोई भी बात बोले तो थोड़ा सा 19-20 तो चलता है, लेकिन एक बहुत अच्छा काम करते हुए इस तरह की अगर हवाई बातें हो जाती हैं तो एक जनता को शंका तो होती है। एक प्रधानमंत्री, जिम्मेदार व्यक्ति भारत के, और इस तरह के बातों को इस्तेमाल करके आज जो है दिल्ली सरकार सो रही है, उसके ऊपर न कोई चर्चा है, न कब से लाएंगे, क्या जांच चल रही है। ये जनता आज गुमराह हो रही है, और इस चीज़ को जो है दिमाग में बैठा हुआ है, तो सरकार पर इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 500 रुपये सिलेंडर के लिए बोला गया था कि इसलिए मैं चाहूँगा कम किया गया है। कि नेता ये तो कहते हैं कि ये चुनावी जुमला है, और वो शायद भूल जाते हैं कि जनता के दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं, और समय आने पर जब एकदम उलटफेर होता है तो वही नेता कहते हैं कि कहाँ चूक हो गई। तो मैं चाहूँगा कि सरकार जो है इस पर जागरूक रहे, और जो भी संकल्प किए थे 100% नहीं, लेकिन कुछ कदम तो बढ़ाए, ताकि जनता जिस उम्मीद से वोट दिया था उस उम्मीद पर ठेस न पहुँचे, चोट न आए, आगे जा कर के उनके लिए सुगमता बनी रहे। तो जनता में जो भी पब्लिसिटी के लिए अपनी आवाज़ें दे रहे हैं, मैं मानता हूँ थोड़ा 19-20 हर व्यक्ति बोलता है। अच्छा, एक बात बताइए, लेकिन जमीन और आसमान का फर्क नहीं होना अभी चाहिए। आप कह रहे थे मैं शिक्षा से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो शिक्षा से किस प्रकार सेटिस्फाइड नहीं, क्या प्रॉब्लम आ? शिक्षा से मैं इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि शिक्षा व्यवस्थाएं जो गवर्नमेंट के टीचर सैलरी ले रहे हैं, वो अपने सही रूप से बच्चों को पढ़ाने के लिए इस अपने समय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। या तो उनके पास योग्यता नहीं है, या तो योग्यता है तो उनकी सरकारी नौकरी है,
वो सोचते हैं कि अब वह आजीवन अब हो गए, उनको बच्चों को सही रूप से पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। लेकिन दिल्ली में तो सरकार अभी बनी है, दिल्ली में बीजेपी की, तो शिक्षा तो पहले सारा केजरीवाल के पास था डिपार्टमेंट, तो आप मोदी जी पे कैसे आक्षेप लगा सकते हैं? केजरीवाल जी का सरकार था, केजरीवाल जी ने कुछ अच्छा कदम उठाया शिक्षा के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र कितने में स्कूल बना दिए उन्होंने, उनका नाम शिक्षा बताइए। के क्षेत्र में कुछ अच्छा कदम उठाए। नहीं, स्कूल कितने बनाए उन्होंने? वो तो पुराने स्कूलों को ही निर्माण किया, ठीक है, वहीं पे जो है उन्होंने जो पुराने करके स्कूल बना दिया। था, हाँ, उसमें थोड़ा सा डिजिटल किया, मैं मानता हूँ, पुराने स्कूल लेकिन था, नए स्कूल कितने खोले उन्होंने? उसमें जो स्कूल का लोकेशन होता था वो देखने में एक दिल्ली राजधानी का स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल उस तरह का नहीं दिखता था, तो उसको रिपेयर और मरम्मत कराए। हालांकि वो भी जितना कहे तो वो किए नहीं, नया स्कूल नहीं बनवाए, लेकिन उसी स्कूल को थोड़ा सा रिनोवेट कराए, रूपांतरित किए, उससे थोड़ा सा ठीक हुआ। कुछ टीचरों पर भी इफेक्ट पड़ा, कुछ परिवर्तन आया, लेकिन जमीन स्तर पर उतना नहीं आया जितना आना चाहिए। अभी रेखा गुप्ता की सरकार है। अच्छा, ये बताइए, वो बात ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बजट उन्होंने लाया है, किस तरह से शिक्षा के प्रति जागरूकता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का इस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं आया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में नया कदम अपना क्या उठा रहे हैं। ये बताइए, जो एक कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस का, पीसीएस का, एक अलग बात है, लेकिन जो यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हैं बच्चे, उनका सेंटर आप इतने दूर भेज देते हैं, उनको इतने दूर भेज देते हैं कि वो अपने सेंटर पे पहुंच ही नहीं पाता है। और ये जो एग्जाम्स हो रहे हैं और उसमें जो है सेंटर कहीं के मारे कहाँ, मतलब 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर उनका सेंटर दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, नौकरियां नहीं है सरकार के पास। तो किस तरीके से, मतलब जो शिक्षा, जो छात्र अगर अपना धरना भी करने जाता है तो उस पर जो सरकार जो है डंडा बरसाती है। जहाँ तक रोजगार की समस्या है, तो रोजगार के संबंध में अगर हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनसंख्या है और सारे लोग गवर्नमेंट जॉब ही खोजे, तो ये तो इम्पॉसिबल है। प्राइवेट जॉब किस बढ़ रहा है और हर एक व्यक्ति, अभी उन्होंने बोला था कि भाई एग्जाम होने वाला है, फिर एग्जाम की डेट कहने लगा कि पेपर लीक हो गया। ठीक है, पेपर लीक हो गया तो पेपर बंद करवा दिया, पेपर बंद हो गया। तो ये बताइए, अगर तुम दोबारा डेट अगर दे रहे हो तो उसका जो सेंटर आप इतने दूर डाल रहे हो, कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि किसी तरीके से बस बच्चे पेपर दे ही ना पाए। नहीं कि अगर पेपर नहीं दे पाएंगे तो उनको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं देना पड़ेगा। सरकार में क्योंकि सरकार में संख्या बढ़ गई है, स्टूडेंट की, छात्रों की संख्या बढ़ गई है, और छात्रों की संख्या बढ़ गई है, तो इस वजह से जो है कि थोड़ा विकास के ऊपर आप बताइए, विकास क्या हो रहा है, सरकार है क्या है, क्या विकास, मतलब विकास के ऊपर बात करना चाहते हैं। वर्तमान में देखिए, जो सरकार है, जो कांग्रेस के समय की सरकारें थी या पहले जो भी सरकारें रही है, उससे विकास का रफ्तार अभी तेज है। जो भी विकास हुआ, विकास की गति कांग्रेस के समय में धीमी रही। जैसे कि चाहे वो रोड का हो या सीमा सुरक्षा की हो, बहुत बढ़िया, या इंडस्ट्रियल लेवल पर हो, या विचारों का आदान प्रदान खुला रूप से हो रहा है, तो पहले की अपेक्षा वर्तमान में विकास ठीक है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक विकास की बात आप करते हैं, तो आपने बोला वर्तमान में विकास बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के टाइम पे तो बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनी थी, जैसे संजय कॉलोनी बन गई, ठीक है, और पूरा संगम विहार बन गया,
लेकिन आज की डेट में अगर आप विकास की बात करते हैं तो आज की डेट में तो वहाँ पानी भी नहीं आ रहा है। दूसरी बात बताना चाहूँगा आपको, विकास की अगर बात करते हैं तो आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जो डिग्री ले रहे हैं, डिग्री के बाद सरकार ने सारी सरकारी नौकरी बंद कर रखी है। ठीक है, लोग सरकारी नौकरी किसी को मिल नहीं रही है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं पे विकास हो रहा है। एक्चुअली ऑल इंडिया स्तर पर जो पहले बेरोजगारी थी, मैं गांव से ही रहने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल। और दिल्ली में रहते हुए लगभग 30 साल हो गया। तो मैं जमीनी जो सच्चाई देखा हूँ, बेरोजगारी इतनी थी कि गाँवों में बहुत सारे लोग एक टाइम खाना खाते थे, खाना खाने तक की भी नहीं थी। इतनी बेरोजगारी थी कि लोग सोचते थे कि कहीं मजदूरी मिल जाए। लेकिन एक बात और है, मैं बताना चाहूँगा, पहले गांव में जो लोग थे वो सेटिस्फाइड थे। गांव में लोग भूखा नहीं मर रहा था। गांव में क्या है, लोगों के पास घर के अंदर अन्न था, लोग खाना खा भी रहे थे, दूसरे को खिला भी रहे थे। और आज की डेट में क्या है कि किसान परेशान है, जमीन उसके पास है नहीं, जो जमीन है भी तो उसमें जो है वो उसका गुजारा नहीं हो रहा है। 4 बच्चे हैं तो 4 जगह जमीन बट गई है। मैं गांव में रहा, जनसंख्या कम होते हुए जो बड़े किसान थे, ज्यादा जमीन वाले, वो तो खुशहाल थे। लेकिन जो छोटे किसान थे वो परेशान थे। जो अन्न उत्पादन करते थे उनके पास वैसा नहीं होता था, वो अन्न जो है सस्ता रेट में बेच देते थे। समय पर खाद, बीज, पानी, उसके चक्कर में जो है सस्ते रेट में व्यापारी लेकर चले जाते थे। बाद में घर का बिक गया, व्यापारी महंगा में बेच देते थे। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं तो 50% गांव के 50% या 60% लोग ऐसे थे, भूखमरी के शिकार थे, स्कूल में पढ़ने नहीं जाते थे, 4वीं 5वीं तक पढ़कर छोड़ देते थे। आज आम लोग जो है ग्रेजुएशन करने लगे। उस समय तो शिक्षा अशिक्षित इतने लोग थे कि 1% भी शिक्षित हो गए तो उनकी कमी होती थी। आज जो है 100% लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपसे कंपेयर नहीं करना चाह रहा कि उस जमाने में क्या होता था, आज के ज़माने में क्या होता है। मैं सरकार की बात करना चाहता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, उस जमाने में तो 1 पैसे में घी मिलता था, आज की क्या 1 पैसे में घी मिलता है? नहीं मिलता ना। तो आप उस जमाने की बात से इस जमाने का कंपेयर मत कीजिए। हमारी तो सोने की चिड़िया थी।